हाय एवरीवन। जीएसटी एक्ट में अगर एक एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग के थ्रू आपके अगेंस्ट एक ऑर्डर पास होता है और अगर आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिलीफ चाहते हैं तो एक बहुत वाइडली नोन और कॉमनली यूज्ड जो रेमेडी अवेलेबल होती है वो अपील की फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। लेकिन ये जो जीएसटी की अपील फाइल करनी होती है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इस अपील में एक आपको अप फ्रंट जो आपको प्री डिपोजिट पे करना होता है और उसके साथ साथ आपको पूरे ग्राउंड्स ऑफ अपील, फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह तैयार करके एक थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है। तो इस वजह से हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ अपील ही ओनली रेमेडी है एक ऑर्डर के अगेंस्ट जिस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी तक आप देखेंगे तो जनरली अपील्स को एज अ रेमेडी लोग यूज कर रहे थे, लेकिन आप अगर जीएसटी एक्ट देखेंगे तो एक सेक्शन 161 और अवेलेबल है जीएसटी एक्ट में जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर किस केसेस में? ऑफ एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। हम इस चीज को इन डिस्कस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या ये सेक्शन 161 क्या अपील का सब्स्टिट्यूट है? कि आप ये बोल सकते हैं कि आप अपील में ना जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर करवा लीजिए, तो उससे भी आपका जो काम अपील के अंदर होना था वो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के थ्रू हो जाएगा। सो मैं आपको सबसे पहले यही क्लियर करना चाहूंगा कि रेक्टिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं है अपील का। अपील एक बहुत वाइड पावर्स इंजॉय करता है। अपील में एक ऑर्डर के अगेंस्ट आप हायर अथॉरिटी के पास जाके उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं, जबकि रेक्टिफिकेशन बहुत लिमिटेड सिनेरियोज में, बहुत लिमिटेड केसेस के अंदर अप्लाई हो सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर बेसिकली आप उसी ऑफिसर के पास, उसी प्रॉपर ऑफिसर के पास जो आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उन्हीं के पास अप्लाई करते हैं ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन, और उन्हें आप बोलते हैं कि कुछ एरर है इस ऑर्डर के अंदर जो आपने पास किया है, जो आपको अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है। उन एरर्स की वजह से आपको ये ऑर्डर मेरा रेक्टिफाई करने के लिए मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। तो इस चीज को हम समझते हैं कि एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है। सो अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ऐसे एरर्स जो आपको विदाउट कोई आर्ग्यूमेंट, विदाउट कोई डिस्कशन, विदाउट कोई सेकंड ओपिनियन, जो क्लियरली आपको पता लगे कि ये चीज तो ऑर्डर के अंदर गलत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर ऑर्डर में कहीं पे 2+2 को 5 लिखा हुआ है तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये आप सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि ये चीज ऑर्डर के अंदर गलत है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो ऐसे एरर्स होते हैं उसके लिए आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने प्रॉपर ऑफिसर के। दूसरी चीज जो डिस्कशन में यहाँ पे आती है कि क्या ये जो रेक्टिफिकेशन है ये सिर्फ ये अर्थमेटिकल एरर्स जैसे कि 2+2 = 5 ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट ही हो सकता है, ऐसे एरर्स के अगेंस्ट ही हो सकता है। तो हमें ये चीज समझनी होगी जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं जीएसटी एक्ट का जाके, तो आप ये चीज पाएंगे कि जब ये टाइम लिमिट की बात करता है ये सेक्शन, तो वो बात करता है कि जो टाइम लिमिट है आप जाके प्रॉपर ऑफिसर के पास 3 महीने में अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपर ऑफिसर के पास 6 महीने का टाइम है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने के लिए। लेकिन वो ये चीज भी बोलता है कि अगर कोई अर्थमेटिकल क्लैरिकल एरर है तो ऐसे केसेस के अंदर ये जो टाइम लिमिट है वो अप्लाई नहीं करेगी। सो इस चीज को पढ़ने से आपको ये चीज पता लगेगी कि ये सेक्शन सिर्फ अर्थमेटिकल और क्लैरिकल एरर्स के बारे में बात नहीं करता, ये और एरर्स के बारे में भी बात करता है जो आपको अपेरेंटली पता लग रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी लॉन्ग डिस्कशंस की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई भी लीगल इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसे कौन से एरर्स हो सकते हैं? सो ऐसे एरर्स, एक तो एरर ऑफ फैक्ट्स हो सकता है या फिर कोई एरर ऑफ लॉ हो सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं एरर ऑफ लॉ, तो आपको सेक्शन 75 का सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी चाहिए थी, एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी अगर आपके एडवर्सली, अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाना है। और अगर आपको वो चीज नहीं दी जाती तो ये क्लियरली एक एरर ऑफ लॉ है जिसके लिए कोई भी और डिबेट, कोई भी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, अपेरेंट ऑन द फेस है, तो ये एक एरर ऑफ लॉ की क्राइटेरिया में आ जाता है। एरर ऑफ फैक्ट्स जैसे क्या हो सकता है कि कोई बात आपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने रखी, कोई फैक्ट आपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने रखा, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर उस फैक्ट को कंसीडर किए बिना उन्होंने वो ऑर्डर पास कर दिया, तो ऐसे केसेस के अंदर ये एरर ऑफ फैक्ट होता है। तो हमारे इस डिस्कशन से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये सेक्शन 161 किन किन केसेस के अंदर अप्लाई कर सकता है और ये अपील से किस तरह से डिफरेंट है। तो इसी रिगार्ड में दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए। एक तो 1 मार्च को इशू किया गया और उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर अभी 21 मार्च को एक इंस्ट्रक्शन और इशू किया गया।
दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने जो प्रॉपर ऑफिसर्स है उनको ये बात समझाई है सेक्शन 161 के बारे में, और उन्हें एक्सप्लेन किया कि किन किन केसेस के अंदर सेक्शन 161 अप्लाई कर सकते हैं। सो उन्होंने ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट इशू की है। आपको ये नहीं समझना कि सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर सेक्शन 161 अप्लाई कर सकता है, इनके अलावा भी केसेस के अंदर 161 अप्लाई कर सकता है, लेकिन किस तरह के केसेस में ये अप्लाई करेगा वो चीज समझने के लिए दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं अपने ऑफिसर्स के लिए। सो मैं आपको बेसिकली अगर बताऊं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस में किस किस तरह के केसेस कवर हुए हैं, क्योंकि जब आपके केसेस इन कैटेगरीज में फॉल करेंगे तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेंशन है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि इसके अलावा किसी केस के अंदर रेक्टिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जो 1 मार्च को इंस्ट्रक्शन पास हुआ था उसके अंदर जो केस की बात की, सबसे पहले वो बात करता है कि मान लीजिए टैक्स पेयर ने अपना कोई टैक्स था वो डिपॉजिट करा दिया, या कोई आईटीसी थी वो रिवर्स कर दी, और उसके बारे में प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट भी कर दिया, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर ने वो चीज कंसीडर नहीं की ऑर्डर पास करने से पहले। तो इस तरह का अगर कोई एरर हो गया है तो उसे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर कोई अरिथमेटिकल एरर हो गया या कोई हेड का एरर हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी में कोई डिमांड चली गई या आईजीएसटी की सीएस के अंदर चली गई, तो इस तरह के एरर्स आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के थ्रू सही करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी रिसेंट इंस्ट्रक्शन आया 21 मार्च को, उसने कुछ एक और केसेस कवर किए। जैसे उसने बात की कि अगर आपका ऑर्डर पास हो गया, ये चीज मेंशन करते हुए कि नो रिप्लाई फर्निश्ड, मतलब ऑर्डर के अंदर ये बात कह दी गई कि आपने कोई रिप्लाई फर्निश नहीं किया जो को शो कोज नोटिस आपको दिया गया था, जबकि एक्चुअली में आपको शो कोज नोटिस का आपने रिप्लाई फर्निश किया है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी एक एरर अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड है, तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपके रेक्टिफिकेशन के अंदर जा सकते हैं आप। अगला केस जो इन्होंने इसके अंदर कवर किया वो ये किया कि सेम पीरियड के सेम मैटर पे मल्टीपल शो कोज नोटिस इशू हो गए और उसके अगेंस्ट ऑर्डर भी पास हो गए। सो सेम पीरियड में सेम मैटर पे मल्टीपल शो कोज नोटिस के ऑर्डर पास होने का कोई रेलिवेंस नहीं बनता, मतलब एक ही मैटर पे बारी बारी ऑर्डर्स पास हो गए, सो उसके अगेंस्ट कोई मतलब नहीं बनता, और उन ऑर्डर्स को भी रेक्टिफिकेशन के थ्रू आप सही करवा सकते हैं। एक इसके अंदर और बात की गई कि जब भी आपको कोई शो कोज नोटिस दिए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स आप इस तरह से समझिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को बेस बना के शो कोज नोटिस इशू किया गया, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, एनेक्सर का रेफरेंस दिया गया लेकिन उनका आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, या फिर डॉक्यूमेंट्स किसी और के आपके शो कोज नोटिस के साथ प्रोवाइड कर दिए गए और आपने उसके रिप्लाई के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी की, फिर भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, वो एनेक्सर्स प्रोवाइड नहीं किए गए और उसके बावजूद ऑर्डर पास हो जाते हैं, तो इन केसेस को भी इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए कंसीडर किया। ये इंस्ट्रक्शंस दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने 2017-18 के लिए दिए हैं, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप रेक्टिफिकेशन में सिर्फ 2017-18 के ऑर्डर्स के लिए जा सकते हैं या फिर एक दिल्ली के डिपार्टमेंट के पास ही रेक्टिफिकेशन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का जो सेक्शन 161 है वो एक्ट के अंदर है और ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ऑफिसर्स को गाइडलाइन की तरह काम करेगा। तो आप किसी भी स्टेट में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और 2017-18 का मैटर है तो आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का बेनिफिट अवेल करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इसके रिगार्डिंग इशू किया गया है। सो आई होप आपको इस वीडियो से ये बात समझ आई होगी कि आपको डायरेक्टली अपील में ना जाके अगर कोई ऐसे एरर है जो अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है तो ऐसे में आप रेक्टिफिकेशन का पहले हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको काफी आसानी से रिलीफ मिल जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।